तो पिछला वीडियो ब्रेक हो गया था, तो इस दूसरे वीडियो में मैं 8th क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास कंपाउंड है, ओके। ये मैंने लिख दिया एन डाइमिथाइल एमिनोपेंटेन का फॉर्मूला, जिसको कि एसोसिएट करके हम ये लिखेंगे। इसका मोलर मास है 115, ओके। तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो 115 है और इतना इसका मास दिया हुआ है, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.5 मोल्स। यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गया, ये H17 है, मैंने यहाँ पे ना H को 7 ले लिया था, इसीलिए बैलेंस करने में गलती हो रही थी, तो वीडियो कट गया था। ये 17 है, तो यहाँ पे 17/2 होगा, तो 17/2 होगा, तो ये 8.5 होगा, और 8.5 अगर हम ऐड करेंगे तो ये 22.5 आ जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट जो है टोटल ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन काउंट कर रहा था, यहाँ से 7 2 जब 14 ऑक्सीजन हुआ, और यहाँ से 17/2 ऑक्सीजन हुआ। 17/2 ऑक्सीजन का मतलब 8.5, टोटल इतना ऑक्सीजन है, इसीलिए यहाँ पे कोफिशिएंट 22.5 आएगा। तो अब शुरू करते हैं। इसके 1 मोल के लिए इसका 22.5 चाहिए, तो 0.5 मोल्स के लिए कितना होगा? 22.5 इंटू 0.5, जिसको कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 11.25। इतनी वैल्यू आएगी, इतने मोल CuO की रिक्वायरमेंट है जो हमने बैलेंस किया था। CuO पूरे इस रिएक्शन को जब हमने बैलेंस किया था, तो सारे स्पीशीज़ को, तो इतना CuO है। तो यही हमसे पूछा गया है कि कितना CuO के मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑलवेज ध्यान रखना, डुमास मेथड में जो भी कंपाउंड होता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए होता है, उसको CuO से हम ट्रीट करते हैं। सारे कार्बन CO2 में जाते हैं, सारे हाइड्रोजन H2O में जाते हैं, और जो नाइट्रोजन होता है वो N2 में ऑक्सीडाइज होता है, और कॉपर रिड्यूस होकर कॉपर एटम बना देता है। और इनके लिए जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो कॉपर ऑक्साइड से पूरा होता है। तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट किया, यहाँ ऑक्सीजन काउंट किया, टोटल ऑक्सीजन पता किया, वो 22.5 आया। तो यहाँ से 22.5 ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए इसका कोफिशिएंट 22.5 लिया। तो इससे मुझे पता चल गया कि कितने कॉपर ऑक्साइड के मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसके 1 मोल के लिए 22.5 चाहिए, तो 0.5 के लिए 22.5 इंटू 0.5 इतना मोल्स। जब इसको आप इस ढंग से 10⁻²के टर्म में एक्सप्रेस करोगे तो 1125 इंटू 10⁻² आएगा। तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब कह रहा है इन क्यूरियस मैथड। देखो कैरियस मैथड जो होता है, पहले ये भी जानना ज़रूरी है, कैरियस मैथड किसके एस्टिमेशन के लिए होता है? तो कैरियस मैथड हैलाइड्स के एस्टिमेशन के लिए, सारे हैलाइड्स के एस्टिमेशन के लिए होता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि कैरियस ट्यूब किस में यूज़ होता है? तो कैरियस ट्यूब एक तो कैरियस मैथड में यूज़ होता है, इसके अलावा सल्फ़र के एस्टिमेशन में भी यूज़ होता है कैरियस ट्यूब। ये भी मेंस का क्वेश्चन है। तो जब भी कैरियस दिखता है तो मैं ये बता देता हूँ। वैसे इसने दे दिया कैरियस मैथड इज़ यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस। अब कह रहा है कि 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स इतना AgBr, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। तो ये तो सिंपल है, जो भी Br का मास इसमें होगा वही मास इसमें होगा, तो निकाल लेते हैं। वहाँ पे AgBr है, इसका मोलर मास निकालते हैं। Ag होता है 108, यहाँ देर भी रखा है इसने, Br होता है 80, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो 188 ग्राम आएगा। तो जब 188 ग्राम है AgBr, तो उसमें Br है 80, तो आप लिख दो यूनिटरी मेथड से 188 ग्राम में 80 ग्राम Br है, तो इतने ग्राम में कितना होगा? 0.188 ग्राम में कितना होगा? तो ये तो बहुत इजीली, ठीक है, 80/188 इंटू 0.188, तो 1000 से डिवाइड होकर 0.08 ग्राम्स आ जाएगा। तो इसका मतलब इतना ग्राम जो Br है वो प्रेजेंट था। तो इसमें जो भी Br आया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है, तो अगर यहाँ पे Br का जो मास है वो 0.08 ग्राम है, इतना ग्राम है, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी ये इतना ही ग्राम है। तो इसीलिए जब परसेंटेज निकालेंगे तो वेट ऑफ Br बाई टोटल वेट, जो कि 0.2 ग्राम दिया हुआ है, इंटू 100, दिस विल बी द आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट। तो सिंप्लीफाई बहुत इजीली हो जाएगा, 100 से ये अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40% आ जाएगा इसका आंसर। तो ये 40% विल बी द आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा क्लोरो कंपाउंड A फॉर्म्स एल्डिहाइड ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। कह रहा है वो एल्डिहाइड दे रहा है ओजोनोलिसिस पे, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस का मतलब वो एक एल्कीन है। इतना तो तय हो गया कि इसमें एक डबल बॉन्ड है, एल्कीन, क्योंकि एल्डिहाइड दे रहा है ओजोनोलिसिस हो रहा है, तो ये कन्फर्म है कि इसमें डबल बॉन्ड है। व्हेन वेपोराइजेज कम्प्लीटली, इतना ग्राम A गिव्स इतना ml वेपर एट STP,
देखो कितना सिंपल है ये। ए को जब हम वेपोराइज कर रहे हैं तो इतना ml वेपर बन रहा है एसटीपी पे, तो इसका मतलब ए का यहाँ से हमें मोल्स पता चल जाएगा, मोल्स ऑफ ए हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम एट एसटीपी 448 डिवाइडेड बाई 22,400। जब कोई भी एसटीपी पे जो गैस होती है उसको 22,400 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें मोल्स मिल जाता है, क्योंकि एक मोल गैस का वॉल्यूम इतना होता है एसटीपी पे। तो ये मोल्स आ गए, और इस मोल्स को हम किसके इक्वल करेंगे, ए के मोल्स के। तो ए का मास हमें दिया हुआ है, मास बाय मोलर मास जो होता है यही मोल्स होता है। तो यहाँ से हमें ए का मोलर मास पता चल जाएगा। ए के मोलर मास को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट द वैल्यू। यहाँ से पहले कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 आएगा, ये 100 आ जाएगा, और इस तरीके से मोलर मास आएगा 153/2। 153/2 जो वैल्यू होगी 76.5। तो इतना वैल्यू हो गया। अब ये कंपाउंड क्लोरो कंपाउंड है, इसका मतलब इसमें एक क्लोरीन तो प्रेजेंट है, तो हम बेसिकली कार्बन का आइडिया लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पे कार्बन पूछा है हमसे कितना है, तो जो टोटल मोलर मास है इसमें से पहले क्लोरीन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्लोरीन का 35.5 होता है, इसको मैंने माइनस किया। तो जैसे ही क्लोरीन के एटॉमिक मास को माइनस कर रहा हूँ, ये 0 1 41 बच गया, यानी 1 मिनट 35.5, ठीक है, ये 42 आना चाहिए था। तीन 153, चलो ठीक है देख लेंगे। तो इतना आ गया, राइट। अब हमें यहाँ से सोचना है, ये 41 जो है क्लोरीन को हटाने के बाद जो बचा हुआ कार्बन और हाइड्रोजन है उसी के कारण है। ठीक है, अब सिंस ये एक एल्कीन है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से होगा, तो आप कहोगे CnH2n, यही एल्कीन का फॉर्मूला होता है। अब एक एच हटा के Cl लगा हुआ था इसमें, क्योंकि क्लोरो कंपाउंड है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, CnH2n-1 Cl, ये फॉर्मूला होगा। Cl के मास को ऑलरेडी हमने माइनस कर दिया, तो यानी जो बच गया कार्बन और हाइड्रोजन उसी का एटॉमिक मास मिलके इतना होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम। तो कितना होगा कार्बन 12n, अगर n कार्बन है तो 12n, और हाइड्रोजन कितना होगा +2n-1, ये मिला के होना चाहिए 41। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों मिलके 14n हो जाएगा, और ये -1 उधर जाके ये 42 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी इसमें टोटल 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर दिया। मोलर मास का पहले आइडिया लगाया, फिर क्लोरीन को माइनस करके कार्बन हाइड्रोजन के कारण मास का आइडिया लगाया, और फिर एल्कीन था तो एल्कीन के फॉर्मूले से इसको इक्वेट कर दिया। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। इन सल्फर एस्टिमेशन दिस मच ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव इतना ग्राम बेरियम सल्फेट। द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड इज। तो देखो बेरियम सल्फेट में जो भी सल्फर है वो सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। फिर से ये वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन हो गया जो AgBr का था। तो बेरियम सल्फेट BaSO4 यही है, इसका मास दिया हुआ है 144। तो पहले हम इसका मोलर मास फाइंड करते हैं। मोलर मास, तो बेरियम का जो मोलर मास है 137 नीचे दे रखा है, सल्फ़र होता है 32, ऑक्सीजन 16, 64। इन सब को हम ऐड करते हैं, 13 4 243 आ रहा है। दिस इज एक मिनट में जस्ट मैं ऐड कर लेता हूँ। 137 32 एंड 64, 4 2 6 और 7 6 13, 1 3 3 6 6 12 1 13, 233 है, मैंने 243 लिख दिया था। 233 इतना आ गया हमारे पास। इसमें सल्फ़र है 32, आप देख लो सल्फ़र इज़ 32 इन दिस केस। तो वही चीज़ है कि 233 जब हमारे पास 233 ग्राम जब है तो इसमें सल्फ़र है 32, तो इसीलिए जब 1.44 ग्राम होगा तो सल्फ़र कितना होगा, तो 32/233 इंटू 1.44
4 इतना होगा हमारे पास सल्फ़र। ये सिंप्लीफाई करने पे आएगा तो ये वैल्यू आ गई 0.197 ग्राम। तो इसका मतलब इतना सल्फ़र प्रेजेंट है। तो जो भी इसका सल्फ़र होगा वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी उतना ही सल्फ़र होगा। तो इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना सल्फ़र है जो यहाँ पे हमने फाइंड किया है, यानी 0.197। तो इसीलिए जब परसेंटेज हम इसका फाइंड करेंगे तो परसेंटेज इज़ 0.197 मास ऑफ सल्फ़र बाई टोटल मास 0.471 इंटू 100, ये वैल्यू हो गई। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 42%। तो 42 विल बी द आंसर हियर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहे द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये साइक्लोप्रोपेन पहले बनाते हैं, 1,2 पे मिथाइल लगाते हैं। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी एक एक H लगा हुआ है। तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? तो बहुत सिंपल है ये, 2 कायरल कार्बन। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते हो कि CH3 को यहाँ से हटा के यहाँ पे ले आओ, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो स्ट्रक्चरल हो जाएगा, जबकि इसने कहा है सिर्फ स्टीरियो, यानी स्केलेटन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो सिर्फ इसको CH3 को इधर, H को इधर, ऊपर नीचे कर सकते हो, जो कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसमें 2 कायरल कार्बन है। ठीक है, अगर 2 कायरल कार्बन है इसमें, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर RS होगा तो इसके रिस्पेक्ट में भी RS होगा। ठीक है, यही हो सकता है ना, कायरल कार्बन है तो चाहे R होगा या S होगा। तो ये R या S हो सकता है, ये R या S हो सकता है। अब सिंस दोनों ही आइडेंटिकल हैं, क्योंकि जो सिचुएशन इसके साथ है HCH3 SCH3 वही सिचुएशन, मतलब ये जो सिचुएशन इसके साथ है वही सिचुएशन इसके साथ भी है। तो इसके अगर R को R1 और S को S1 कहेंगे तो इसके भी R को R1 और S को S1 कहना होगा। तब क्या हो सकता है, ये R हो तो ये भी R हो, ये R हो तो ये S हो, ये S हो तो ये R हो, ये S हो तो ये S हो। यानी मैं लिख रहा हूँ, पहला R तो दूसरा भी R, पहला R तो दूसरा S, पहला S तो दूसरा R, दूसरा S तो पहला S तो दूसरा भी S। अब इसमें आप इसको और इसको देखो, ये रिपीटेड है, इसमें भी R1 S1 है, इसमें भी R1 S1 है। तो ये दोनों तो एक ही चीज़ 2 बार लिखे गए हैं, जबकि एक चीज़ 2 बार नहीं, एक चीज़ एक ही बार लिखा होना चाहिए आइसोमर में। तो इसीलिए इसको हमने एक बार कट कर दिया, क्योंकि ये रिपीट हो गया। तो टोटल अब कितने बच गए, 1 2 और 3। तो टोटल 3 आइसोमर्स रह गए, तो 3 विल बी द आंसर फॉर दिस। तो देखो, इसके लिए ना हो सकता है जितना मैंने समझाया हो उससे ना क्लियर हो, तो एक बार आपको ना अपनी कॉपी या थ्योरी पढ़ना पड़ेगा कि कैसे आपके सर ने आपको बताया, क्योंकि इन सब चीज़ को फाइंड करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे जिससे हम करते हैं बहुत ईजिली बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए। ओके, तो शुरू करते हैं, अब नेक्स्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट एरोमेटिक। कह रहे कौन एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक की कंडीशन मैंने पहले ये क्वेश्चन में बता दी है, जो प्रीवियस वीडियो में था। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो ये पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो आप कह दो ये 7 मेंबर की रिंग है और इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, यस 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी एरोमेटिक की कंडीशन मैच कर रही है। तो ये तो एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया, क्योंकि इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन और साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये तो पहले ही दिख गया, 8 मेंबर की रिंग है, तो ये प्लेनैरिटी ही नहीं होगी, प्लेनर नहीं होगा। तो ये तो पहले ही हो गया कि यही ऑप्शन होना है। इसमें तो आपको दिख ही रहा है, ये देखो रिंग है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, वैसे भी ये बेंजीन है, बहुत फेमस है एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसका थर्ड ऑप्शन है बिकॉज ऑफ द नॉन प्लेनैरिटी। नाउ नेक्स्ट, तो इसमें इतना ही है। अब इसके बाद अगले वीडियो में मैं जुलाई शिफ्ट के भी क्वेश्चंस को लोड करूँगा। तो ये 2 वीडियोज़ में हो गया, क्योंकि बीच में वीडियो ब्रेक हो गया था। तो इसके पहले वाला भी आप ज़रूर वॉच कर लेना। ओके, तो इसमें मैंने सारे अगस्त के क्वेश्चंस को कर दिया है, ठीक है, 1 बाय 1। लेकिन ये 2 वीडियो में एक क्वेश्चन पे वो वीडियो ब्रेक हो गया था, इसीलिए 2 पार्ट में ये वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।